हेलो 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 हेलो, कहाँ पर चल रहा है आप लोग को? हम लोग ये लिखे थे लास्ट में कि डिसिमेट्री इज द मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि जितने भी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होंगे सभी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमाएंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एक टर्म असिमेट्री। असिमेट्री 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 कहा गया है कि जैसे डिसिमेट्री कहा गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो तो उसको डिसिमेट्री कहा गया है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जरूरी है कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन अगर आपको दो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री के अलावे जो 21 और है, टोटल कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं? आपको टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट हो तो उस मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। लिखिए, all elements of if all elements of symmetry are absent in a molecule, it is called asymmetric molecule. It is called asymmetric molecule. अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपको एब्सेंट हो तो इसको हम लोग असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सवाल ये उठता है कि हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री सीखे तो इन दोनों को चेक करना भी सीख लिए, होता क्या है ये भी जाने, और इनको किसी मॉलिक्यूल में चेक करना भी सीखे। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, यानी जितने भी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है ऑल 23, if all 23 are absent then the molecule is called asymmetric। सवाल उठता है कि उन 23 का नाम तक हम नहीं जानते हैं, चेक कैसे करेंगे? उन 23 का नाम तक नहीं जानते हैं, चेक कैसे करें?
तो इसी पर हमें चेक नहीं करना, हमें ये खाली सीखना है। इसी पर एक और टर्म आया हैंडेडनेस। साइंटिस्ट लोग हमें हेल्प करता है हमेशा। एक और टर्म आया हैंडेडनेस। हैंडेडनेस, ठीक है। उन 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को जानना और उनको वन बाय वन चेक करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है फॉर एनीवन, फॉर अस एज वेल एज फॉर एनी साइंटिस्ट। और इसीलिए ये लोग क्या किया कि असिमेट्रिक करके डेफिनेशन तो दिए ये लोग, लेकिन एक नया टर्म लिए ये लोग, हैंडेडनेस। हैंडेडनेस हैंड से लिया गया है, ये जो हमारे हाथ होते हैं इसी से लिया गया है। ऐसा कहा गया है कि हमारे जो हाथ होते हैं, आपके भी हमारे जो हाथ होते हैं, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होते हैं। इसमें ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, और ना ही एनी टाइप ऑफ सिमेट्री जो हम लोग ना पढ़े हैं उसमें भी कोई मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हैंडेडनेस कहा गया है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है बेटा? हैंडेडनेस कहा गया। क्या कहा गया? हैंडेडनेस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सारे के सारे एब्सेंट हो, तो कहा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट में हैंडेडनेस प्रॉपर्टी। उस ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा? हैंडेडनेस प्रॉपर्टी है। उस ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा? हैंडेडनेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, all 23 elements of symmetry are also absent in human hands. Thus, any such object is also said to have handedness property. Is said to have handedness property. All 23 elements of symmetry are also absent in human hands. Thus, any such object, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को कहा जाता है कि अरे इसमें तो हैंडेडनेस प्रॉपर्टी है, बोलने की भाषा में इसमें तो हैंडेडनेस प्रॉपर्टी है, और हमारे टॉपिक में ये इसीलिए आ जाता है। तो सीधा सा बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में हैंडेडनेस प्रॉपर्टी है तो वो असिमेट्रिक है, और उसका मतलब है कि उसमें 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो ये तीनों एक ही चीज कहा गया है। ठीक है, therefore handedness is synonymous, आप लोग स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, एंटोनिम सिनोनिम खूब पढ़े हो। Handedness is synonymous with asymmetry. Handedness is synonymous with asymmetry. चलिए एक प्रॉपर्टी और आप सीख गए, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये सब टर्म लैंग्वेज में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में सब चेक करना, सीखना तो है, सिलेबस में है तो सीखना पड़ेगा। चलिए टेढ़ा है, क्या करें। अब आ जाइए, जब ऑल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तो उसको असिमेट्रिक कहते हैं, और जब केवल 2 एब्सेंट हो तो उसको डिसिमेट्रिक कहते हैं। तो जब ऑल 23 एब्सेंट हो तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा, यानी कि जितने भी असिमेट्रिक होंगे वो डिसिमेट्रिक होते हैं। ऑल
asymmetric molecules are also dissymmetric, but all dissymmetric molecules are not asymmetric. तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो असिमेट्रिक है, अगर वो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें 23 के 23 सारे एब्सेंट, तो पक्का है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा और इसीलिए वो डीसिमेट्रिक पक्का होगा। लेकिन जो डीसिमेट्रिक है उसमें केवल 2 एब्सेंट है, तो केवल 2 एब्सेंट है तो कोई जरूरी है कि बाकी 21 भी एब्सेंट हो गए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसको असिमेट्रिक होना जरूरी नहीं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फॉल्स में कई बार आ चुका है। चलिए नोट किया जाए। नोट किया जाए। अब हम लोग एक नया टर्म सीखते हैं, कायरल एंड कायरलिटी। क्या कायरल, जिसको लोग चायरल भी पढ़ते हैं, लोग चिराल भी पढ़ते हैं, आपको जो मैंने पढ़ा चाहिए। किसी का मुंह है, उसको बोलने से कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं बोल रोक सकता है। मेरा मुंह है, हमको जो मन होगा हम बोलेंगे। बड़े अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कायरल एंड कायरलिटीज पढ़ते। कायरल एंड कायरलिटी। नीलू लास्ट स्टेप देखो बेटा, जब असिमेट्रिक है तो असिमेट्रिक कब होता है? जब 23 सारे के सारे एब्सेंट हो। तो जब सारे एब्सेंट होंगे तब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होंगे, इसीलिए उसको डीसिमेट्रिक होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल डीसिमेट्रिक हो, मतलब ये 2 एब्सेंट हो, तो क्या जरूरी है कि बाकी 21 भी एब्सेंट होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए डीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। नीलू बढ़े। चलिए कायरल एंड कायरलिटी। कायरल का क्या मतलब होता है, कायरलिटी का मतलब क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं। all dissymmetric molecules are chiral। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका मतलब क्या है? which means such molecules rotate the plane polarized light. Such molecules rotate the plane
which means such molecules rotate the plane of plane polarized light, और इसी फेनोमेनन को and the phenomenon is called chirality, and the phenomenon is called chirality. The phenomenon is called chirality. मतलब जितने भी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी वैसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो, ठीक है, वो सारे के सारे कायरल होंगे। मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होंगे, वो सारे के सारे कायरल होंगे। मतलब ये है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, इधर इन क्लॉकवाइज सेंस और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरलिटी। किसको? प्लेन ऑफ पीपीएल के घुमाने को कायरलिटी कहते हैं। और ये किसका प्रॉपर्टी है? ये मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी। ये किसका प्रॉपर्टी है? ये मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है, ये आपको कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लैंग्वेज में। अब किताब के लैंग्वेज में कायरलिटी क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको समझना आसान है। मैं वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। यस साकिब, हाँ बेटा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कई बार किताबी डिफिनीशन थोड़ा टेढ़ा होता है, उसको मैं सीधा करने के मैं खुद अपने लैंग्वेज में लिखवा देता हूं। ये सब मेरा लैंग्वेज है टूटा फूटा। ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, और वो सबको पहचानने आता है कैसे? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लीजिए, दोनों अगर एब्सेंट है तो वो डिसिमेट्रिक हो गया, और अगर वो डिसिमेट्रिक है तो वो कायरल हो गया। और वो कायरल है तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब हुआ कि वो प्लेन ऑफ पीपीएल को रोटेट करेगा। और कोई भी कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पीपीएल को रोटेट करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी कि जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इन अदर वर्ड्स, all chiral molecules are optically active, isn't it? ये हो गया हमारे लैंग्वेज में। लेकिन अब किताब के लैंग्वेज में भी देखिए कितना टेढ़ा होता है। डिफिनीशन टू किताब के लैंग्वेज में, चूंकि लिखना तो वही पड़ेगा आपको, एग्जाम में तो वही लिखा हुआ है। आज बारिश आप लोग नहीं करवा रहे हो, बहुत गर्मी लग रहा है। बाप रे क्या गर्मी। कल 38 डिग्री सेल्सियस था, इसीलिए हालत खराब कर दिया था। आज भी कम नहीं लग रहा है। चलिए किताबी ज्ञान सिखा दें। द प्रॉपर्टी ऑफ the property of non
superimposability the property of non-superimposability of an object on its mirror image is called chirality, and such molecules are called chiral. तो ये डिफिनीशन तो समझ में आ ही गया होगा सबको, पढ़ के देख लीजिए एक बार। नहीं, मेसो कंपाउंड कायरल नहीं होता है बेटा, ये सब आएगा आगे। तो ब्लैक से लिखा हुआ डेफिनेशन 2 तो सबको समझ में आ ही गया होगा, किताब वाला है ना, आ गया सबको समझ में। बहुत अच्छा, शिखा कुमारी समझाओ तो एक बार। ऊपर वाला ज्ञान लेकर मत समझाना, नीचे वाले ज्ञान से खाली समझाना। शिखा को समझ में आ गया है। ऊपर वाला ज्ञान नहीं यूज करना है। चलिए, ये तो अपने लिए है, लेकिन रियल एग्जाम में ये सब लिखा रहेगा, इसी का जवाब हमें वहां देना रहेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। एक टर्म है यहां पर है सुपर इम्पोजिबिलिटी, पहले इसको सीखते हैं। ये आपको यूज होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल। सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या होता है? और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या होता है? सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या होता है? इनफैक्ट इसको जो सीखिएगा, इसी को आप डिफरेंट क्वेश्चंस में आप अप्लाई करते रहिएगा, तो इसको बढ़िया से सीखिएगा। सुपर इम्पोजिबिलिटी एक टर्म है जिसको आपको दिमाग में हर हाल पे बैठाना होगा, अदरवाइज आपको कंपाउंड्स को चेक करने में बहुत दिक्कत होगा। ये देखिए, ये एक हाथ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, ये एक हाथ और ये दूसरा हाथ है, इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, और देखिए कि क्या नीचे वाले हाथ को ऊपर वाला हाथ कंप्लीटली ढक रहा है, मतलब अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और कौन कौन 5 तरह की उंगलियां होती है, मिडिल फिंगर, लिडिल फिंगर, कौन कौन फिंगर, वो सब आप लोग देखिएगा। क्या किसी भी क्या लिख दिए हो, कौन लिखा है? पीयूष कुमार सर, इसका मतलब है कि मिरर इमेज में करने के बाद अगर पहले वाला ऑब्जेक्ट रह देंगे इमेज पर, और अगर हो कवर नहीं करेगा। हाँ पीयूष, आप बहुत अच्छा समझे। चलिए देखें, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसके ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रखिए और वो एज इट इज कंप्लीटली कवर कर ले। जैसे ये नहीं किया है, क्योंकि ये वाला अंगूठा को कोई दूसरा अंगूठा नहीं कवर कर पाएगा, है ना। अगर वो कंप्लीटली कवर कर लेता, और ध्यान दीजिएगा इसको पलट के नहीं रखना है, जैसे दिया गया है उसी तरह से आपको चेक कर लेना।
ऐसे रखें, अगर कहिएगा कि सर ऐसे रख देंगे ना, नहीं बेटा ऐसे रखेंगे तो नाखून ऊपर से नीचे ना कर दिया, नाखून ऊपर रहना चाहिए, तब उसको ढका हुआ कहा जाएगा। एक उंगली के ऊपर नाखून ऊपर है तो दूसरा उंगली में भी नाखून ऊपर होना चाहिए। ऐसे रखे, फिर ऐसे रखे, फिर ऐसे रखे, फिर ऐसे रखे, और पूरी तरीके से एक दूसरे को ढकना चाहिए। समझ गए? तो कहते हैं कि वो सुपर इम्पोजेबल है। क्या कहते हैं उसको? सुपर इम्पोजेबल है। जैसे मैं कंपाउंड के नजरिए में इसको सिखाता हूँ, ऊपर वाला लैंग्वेज तो आप जरूर लिख लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ डायग्राम बना। लैंग्वेज में क्वेश्चन अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आया तो अभी जो पापड़ बन रहा है ना, यही केवल आता है, इतना ही टेक्निकल पार्ट है, बाकी तो सब इमेजिनेशन। चलिए देखिए, मैं मॉलिक्यूल के टर्म्स में इसको समझाता हूं। जैसे एक कंपाउंड ये लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H एंड H, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H एंड H। सिंपल। इसको उठाइए और इसके ऊपर ले जाकर रखें। मिथाइल को कवर कर लिया, कार्बन डबल बॉन्ड को कर लिया, लेकिन इस मिथाइल को ये हाइड्रोजन कवर नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि इसको कंप्लीटली इसको कवर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या हो जाएंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ में आ गया? नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझ में, सॉरी, सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझ में आ गया। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखिए और उसको पूरी तरह अगर कवर कर ले तो कहते हैं कि वो सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इस तरफ का स्किन और इस तरफ, मान लो मैं अभी इमेजिनरी, मैं सर अभी इमेजिनरी, मेरे हाथ इस साइड और इस साइड एक जैसे, नाखून मेरे नहीं, इस साइड के हाथ इस साइड के हाथ एक जैसे, इस साइड के हाथ इस साइड के हाथ एक जैसे, ठीक है, समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब वैसे केस में मैं इसको ऐसे रखता हूं और ऊपर से ले आके इसको रख दी, तो देखिए पूरी तरीके से अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और फिंगर 2 के ऊपर फिंगर 2, फिंगर 3 के ऊपर फिंगर 3, फिंगर 4 के ऊपर फिंगर 4 एंड फिंगर 5 के ऊपर फिंगर 5। आएगा कि नहीं आएगा? जब इतना बढ़िया से ढक ले, मतलब मिथाइल के ऊपर मिथाइल आना चाहिए, इथाइल नहीं आना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन ही आना चाहिए, ब्रोमीन नहीं आना चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके से जब सुपर इम्पोजेबल हो, इस तरीके से जब बढ़िया से ढक लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा? हम लोग सुपर इम्पोजेबल कहते हैं। और ये पॉसिबल है तभी है जब दोनों मॉलिक्यूल आपको सेम है ना। ये कब पॉसिबल होगा? ये इसको ढक ले, कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल है जब आप एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए, ये देखिए, अब आप इसको उठा के इस पर ले जाकर रख दीजिए। मिथाइल के ऊपर मिथाइल, कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, कंप्लीटली कवर कर लिया नहीं। लेकिन आप थोड़ा खोल के तो देखो, ये दोनों कंपाउंड्स एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले लिखिए सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन जब सुपर इम्पोजेबल हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आइडेंटिकल होते हैं। तो सीख गए? जब सुपर इम्पोजेबल हो जाए तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो डिफरेंट रहेंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी किस चीज का चेक पॉइंट है? डिफरेंट कंपाउंड्स का।
नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी किस चीज का चेक पॉइंट है? डिफरेंट कंपाउंड होने का चेक पॉइंट है। नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी किस चीज का चेक पॉइंट है? डिफरेंट कंपाउंड होने का चेक पॉइंट है। अगर सुपर इंपोजिबल हो गया तो कंपाउंड सेम होगा, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम नहीं कहा जाता है, आइडेंटिकल कहा जाता है। आगे से नियम बदल लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये सीखे द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होने का प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स मिरर इमेज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजिबल होना चाहिए। ये तो और टेढ़ा है, डिफिनीशन लिख लिया। मैं एक और डायग्राम लेता हूं, इतना पहले नोट कर लो ना बेटा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कोई रिस्पॉन्ड करो, इतना नोट कर लो। मैं और दूसरा एग्जांपल लेता हूं आगे के बात को समझाने के लिए। चलिए हो गया। ये मेनली आपको अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, इन सब में ज्यादा यूज होता है। अब देखिए ऑन इट्स मिरर इमेज, जैसे इन दोनों कंपाउंड को देखिए CH3 C डबल बॉन्ड फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन। मान लो कंपाउंड ए ले लीजिए, पीयूष सर कहीं कहीं कायरल कार्बन लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसमें भी डिसिमेट्री होता है क्या? पीयूष मैं आपका जवाब यही दे सकता हूं कि क्या मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया हूं? क्या मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया हूं? नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो होता है, अभी आया नहीं। एक और साकिब, सुपर इंपोजिबल के लिए मॉलिक्यूल को कंप्लीटली कोइंसाइड होना चाहिए। यस साकिब, यस साकिब। और कोई क्वेश्चन? एक एक चीज आएगा। ऑप्टिकल समझ लीजिए बहुत मुश्किल चीज है, अगर आप इसको समझ गए तो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग को सोचने और विचारने की जो कैपेसिटी है, एनालिटिकल पावर, वो जरूर 10% से बढ़ जाएगा, 10% से। इसलिए इसको बढ़िया से सीखिए और जो जिंदगी भर आपको फायदा देगा। बहुत टेढ़ा खीर है, ठीक है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो एगो कौन तो गाना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है ना जुनेद, एगो गाना है। हाँ मैं बता रहा हूं, ये देखिए बीच में आपको रखा गया मिरर, बढ़िया नहीं बना है, जैसे बना देते हैं। अब खूबसूरत बन गया, ठीक है। पहले आप कंपाउंड केवल ए लीजिए, ले लिए, ऐसा कुछ है। एक मिरर लीजिए, ले लिए। अब इस मिरर में इसका इमेज को बनाइए,
खुद बना सकते हैं हम लोग। मिरर के जो नजदीक होता है उसका इमेज भी नजदीक बनता है, और मिरर से जो दूर होता है उसका इमेज भी मिरर से दूर बनता है अंदर जाकर, और जो नीचे होता है उसको नीचे बनता है, जो ऊपर होता है उसको ऊपर। अब इतना समझ गए तो ये मत सोचिएगा कि आपको आईना देखने आता है, आपको नहीं आता, ये हम साबित कर देंगे एक क्लास में। अभी आने दीजिए क्लास, थोड़ा आगे आने दीजिए। ये मैं प्रूफ करूंगा कि आपको आईना देखने नहीं आता है, ठीक है। मैं टोकूंगा नहीं, लेकिन आपको अंदाज हो जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। चलिए, ये कंपाउंड ए है, और उसके बाद उसका मिरर इमेज लिया गया, एक मिरर लिया गया है और उसका इमेज ये है। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए क्या है, चेक करिए। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मतलब ये ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स मिरर इमेज, इसको इस पर चेक करिए, इसको इस पर रख करके चेक करिए, ठीक है। चेक करके देखिए, इसको इस पर रख करके चेक करके देखिए, जरूरत पड़े तो थोड़ा घुमा भी सकते हैं। देखिए तो इसको इसके ऊपर रखिए और जरूरत पड़े तो घुमा भी सकते हैं। देखिए, इमेजिन करिए, क्या एक दूसरे को पूरी तरीके से एग्जैक्टली कवर करते हैं? और मुझे रिस्पॉन्ड करिए। नीलू, फिर से चेक करो। घुमा कर भी देख लीजिएगा, कुमुद घुमा कर भी देख लेना। खुशबू, फिर से चेक करो। अंजलि, फिर से चेक करो। देखिए, पहले इसको यहां उठाइए और यहां लाइए, और देखिए इधर ला। फ्लोरीन को कवर कर रहा है तो हम सोचते हैं कि अरे ठीक ही रख रहे हैं। फ्लोरीन को कवर कर रहा है और क्लोरीन को कवर कर रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन आयोडीन ब्रोमीन के ऊपर चला गया, ये कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। कवर करने का मतलब ये मत सोचिए कि उससे बड़ा है तो ढक तो लेगा, ढक नहीं लेगा। उसी एटम के ऊपर, उस एटम के ऊपर वही एलिमेंट का दूसरा एटम होना चाहिए, इसको कंप्लीटली कवर करना चाहिए। आयोडीन के माने ब्रोमीन के ऊपर आयोडीन आ जाए और आयोडीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाए, यानी कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है बेटा? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कौन? ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ए एक कंपाउंड है, प्लीज, ए एक कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज हमने खुद से बनाया। ए एक कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज हमने खुद से बनाया, और मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर दिस मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज और नॉट। ये हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो पता चला कि नहीं, ये उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? कायरलिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? कायरलिटी कहते हैं। एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कायरल। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं? कायरल कहते हैं। तो बेसिकली कायरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कायरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? उस मॉलिक्यूल को जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल नहीं किया जा सकता। उस मॉलिक्यूल को जिसको अपने मिरर इमेज पर ही सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहते हैं।
अब एक दो क्वेश्चन आ गए। यस, एक क्वेश्चन है, पहले घुमा दे पहले घुमा दे राइट का, फिर रखे तो हो जाए। और क्या क्वेश्चन है? सर इसको रोटेट करके भी रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पेयर आर आइडेंटिकल, तब नहीं हुआ ना। देखो, आपका में एक इनका जो क्वेश्चन है, यस प्रियांशु कुमार, आप एक बहुत अच्छा पॉइंट पकड़े। प्रियांशु कुमार का प्रियांशु कुमार का सबके पास गया है क्या? मैं भेज देता हूं। ऐसे मैसेज जाता है, सेंड टू ऑल। everyone publicly paste enter और इंटरनेट, ये है उसका। ए मासिर को चला गया, काहे रे मासिर, तुमको काहे चला गया? अरे मैं पढ़ देता हूं, इतना क्या है। उसने लिखा है पहले घुमा दे राइट का, फिर रख दे तो हो जाए। चलिए, उसके बाद को भी मैं क्लियर करते जाता हूं, नहीं तो क्लास ओवर होने के बाद जब आप इसको देखने लगेंगे तो आपके दिमाग में फिर से ये क्वेश्चन आएगा कि सही बात है, प्रियांशु तो सही कह रहा था, सर जवाब नहीं दी। मैं जवाब अभी दे देता हूं, उसका क्वेश्चन है। देखिए, प्रियांशु का कहना यह है कि सर इसको ऐसे उलट के रख दीजिए, पूरी तरह से ढक ले। देख लीजिए आप, ढक लेगा, ढक रहा है कि नहीं? इसको ऐसे उठा के ऐसे रख दीजिए, ठीक है? हाँ मासी, तुम्हारे पास इसलिए गया क्योंकि तुम ही हमारे सामने थे। अब देखिए विजय, मैं सभी का जवाब दे रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते हैं ये सब चीजें। आपको इसी टॉपिक में आगे जाके पढ़ना है। एक साइंटिस्ट ने दिया है फिशर प्रोजेक्शन, उनका नाम ही था फिशर, FISHER। मैं पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग ही ये दोनों मार्कों को लिखा गया। उनके अकॉर्डिंग इसका एक्चुअल पिक्चराइजेशन जब करें तो वो ऐसा होता है, देख लीजिएगा। जो वर्टिकल पोजीशन पर होते हैं वो अंदर जाते हुए, जो वर्टिकल पोजीशन पर होते हैं वो अंदर जाते हुए होते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होते हैं वो बाहर आते हुए, आयोडीन एंड ब्रोमीन, ठीक है? सिमिलरली यहां पे क्लोरीन एंड फ्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब जो प्रियांशु का काम है, प्रियांशु ने जो लूप होल खोजा है उसको पलट कर दिखाओ तो। क्या पलटने से अब आपको वही मॉलिक्यूल आ जा रहा है? मतलब ये है कि ये दोनों ब्रोमीन और आयोडीन अभी आपकी तरफ है, बाहर की ओर है, और यहां भी आयोडीन और ब्रोमीन दोनों बाहर की ओर है। कोई भी दो ग्रुप जो हमारी तरफ बाहर की ओर आ रहा है, कोई भी दो ग्रुप जो हमारी तरफ बाहर की ओर आ रहा है, अगर इसको पलटेंगे तो दोनों अंदर की ओर जाना शुरू कर देगा। ये देखिए अभी बाहर की ओर आ रहा है, इसको अगर ले जाके पलटेंगे ऐसे तो अंदर की ओर जाते हुए हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ मुझे, इस केस में ब्रोमीन और आयोडीन कहां है? बाहर की ओर आते हुए। अगर इसको हम ऐसे आके पलट देंगे तो वो ब्रोमीन और आयोडीन अंदर की ओर जाते हुए यहां होगा। क्या ब्रोमीन और आयोडीन एक्चुअली में अंदर की ओर जाते हुए है? देखिए तो, नो। देखिए गौर से, अरे सिंपल सा बात है। ये देखो, ये आपकी तरफ है, इसको इधर ले जाइए उलट के, ये अब अंदर की ओर चला गया। ये देखिए अंदर की ओर चला गया और ये बाहर की ओर आ गया। पलटिए तो अंदर की ओर चला गया, सीधा करिए तो आपकी तरफ आ गया। क्या यहाँ पर ब्रोमीन आयोडीन बाहर की ओर है? तो क्या यहाँ पर ब्रोमीन आयोडीन अंदर की ओर है? नहीं, यहाँ भी बाहर की ओर ही। लेकिन आप कह रहे थे कि सर इसको घुमाएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं होगा काम, इसको घुमाइएगा ना तो ये कंपाउंड मिलेगा ही नहीं, वो आपको यही वाला कंपाउंड मिल रहा है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन अभी भी? प्रियांशु आपका जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लिखा गया चीज को ऐसे करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो जो ग्रुप बाहर आ रहा है वो अंदर चला जाएगा, और इसको पलटने पर आपको ये नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पलटने पर ब्रोमीन और आयोडीन अंदर चला जा रहा है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं, ब्रोमीन आयोडीन बाहर आते हुए रहना चाहिए, इसलिए पलटना नहीं चाहिए। सबको क्लियर? कभी भी इसको आप पलटी नहीं मारिएगा। और किसी को दिक्कत? और किसी को दिक्कत? क्या दिक्कत है, सीखा बताओ। चलिए, जैसा लग रहा है सबको क्लियर है, तो यही वो डेफिनेशन, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरलिटी एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिसिमेट्रिक होते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यस, और इसी कारण से आसिफ, एग्जैक्टली, और इसी कारण से मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाथ को कभी भी पलटना नहीं है, जैसे है वैसे ही रखना है। समझ गए? नाखून नाखूने रहेगा ऊपर, वो नीचे नहीं चला जाएगा। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे करके मत देखिएगा। कुछ ऐसे ऐसे इस टॉपिक में मिस्टेक हो जाते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप करके बैठे हुए हो, जैसे अभी हुआ था। आपको लगा कि अरे इतना बढ़िया तो है, इसको ऐसे घुमा देंगे ही मिल जाएगा। नहीं, आपसे मिस्टेक हो चुका है और आपको पता भी नहीं चल रहा। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कायरलिटी वगैरह भी सीखें, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कायरल मॉलिक्यूल को। थ्योरी ट्रू एंड फॉल्स जैसे बात काफी हो गए हैं, अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। इनको नोट कर लिए होंगे आप, मैं चाहता हूं
चलते हैं, नोट कर लिए होंगे आप। अब हम लोग कायरल मॉलिक्यूल को पहचानना सीखते हैं। लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है कि नहीं, और इसको चेक करने के लिए क्या चेक करना है कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ये दोनों एब्सेंट है कि नहीं। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो वो डिसिमेट्रिक होगा, और वो डिसिमेट्रिक हो तो वो कायरल होगा, और वो कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हमारा पहला एग्जांपल है ब्रोमीन, ब्रोमीन HM। दूसरा एग्जांपल है ब्रोमीन, ब्रोमीन HMH। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं POS है कि नहीं, COS है कि नहीं, डिसिमेट्रिक है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। इतने ही आपको हर समय चेक करना है। देखते हैं POS का क्या मतलब होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए मॉलिक्यूल जिस प्लेन में रखा गया है उसी प्लेन में अगर इसको काट दे तो सारे एटम कट जाएंगे, ना बाहर कुछ ना अंदर कुछ, तो इसी को तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ये देखिए, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये दोनों एब्सेंट होता तब नहीं ये डिसिमेट्रिक होता, जबकि ये दोनों प्रेजेंट है यानी ये डिसिमेट्रिक नहीं है। और जब ये डिसिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? यहाँ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ब्रोमीन, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन यह प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर बोर्ड के प्लेन में इसको कट करते सारे एटम्स कट जाएंगे, ना बाहर कुछ बचेगा ना अंदर कुछ बचेगा, दोनों एक जैसे, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दोनों एब्सेंट होता तभी ये डिसिमेट्रिक होता, लेकिन एक प्रेजेंट है इसलिए डिसिमेट्रिक नहीं होगा और ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। चलिए नोट करिए। क्या स्टेप वाइज चेक नहीं कर लेंगे आप लोग? अब हम लोग पेन एंड पेपर मेथड से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है इसको चेक करना सीख रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन वगैरह जो मुझे भेजते हो व्हाट्सएप वगैरह, वो इस पर किया करो, जहां का मत किया करो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉल भी इसी पर करना। जहां तक करते हो फिर कहते रहते हो कि सर क्वेश्चन नहीं बताते हैं। व्हाट्सएप और कॉल दोनों इसी पर करना, ठीक है? ये मेरा आप लोग के लिए चालू रहता है एनी टाइम, आप लोग के लिए। अभी मत कॉल करना। तो चेक करना सीखे। आप लोग थोड़ा हाथ लगा कर देखो तो बेटा, आप लोग भी थोड़ा हाथ लगा कर देखो तो। मैं कुछ कंपाउंड देता हूं।
इसमें चेक करिए, इसमें चेक करिए, इन तीनों कंपाउंड्स में चेक करिए तो सनी आप करेक्ट हो, अंकुश आप भी करेक्ट हो, और लोग छवि आप करेक्ट हो, स्वीटी आपका तीसरा गलत है, बाकी दोनों करेक्ट है। शिखा ध्यान सर मत बोलिए, जवाब बताइए। पीयूष आपका तीसरा गलत है, आर्या आपका गलत आया है, सेकंड वाला आप चेक कर लो फिर से, आर्या। ज्ञानचंद तुम्हारा पहला और दूसरा गलत आया है, प्रिंस आपका तीसरा गलत आया है, आप लोग कोचिंग आने के लिए तैयार हो जाइए, सब लोग को कह रहे हैं। हट, सिखा क्या करते हैं? चलिए देखा जाए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए ऐसे कट कर दीजिएगा बीचों बीच, तो क्लोरीन ऊपर है, यहाँ भी ऊपर,
यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक चीज तो सीखे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि पहला कंपाउंड आपको इनएक्टिव होगा। पहला कंपाउंड आपको इनएक्टिव होगा। हाँ प्रियांशु कुमार, भांग खा लिया हो क्या? ताड़ी पी लिया है लगता है जाके खेत में किनारे जाके ताड़ी पिए के रहता है नरे। सेकंड देखिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसलिए चूंकि इसके डायगोनली अपोजिट पर तो क्लोरीन है ही नहीं, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, इसमें दोनों नहीं होगा। ये आपको डिसिमेट्रिक है, यही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें देखिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और इसमें पीओएस एंड सीओएस दोनों एब्सेंट है। इसमें पीओएस है, इसमें सीओएस। या तो पीओएस मौजूद हो या तो सीओएस मौजूद हो, या इन दोनों में से दोनों मौजूद हो, तो वो आपको सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है प्रियांशु, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, और इसीलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ये भी होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये भी होगा, लेकिन इसमें दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर एब्सेंट एंड देयरफॉर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये एक ऐसा चेहरा है, ये एक ऐसा चेहरा है जो आपको बहुत आते रहेगा आपके सामने। ये एक ऐसा चेहरा है जो आपके सामने बहुत आते रहेगा। एक रिंग इनक्लोजर रहेगा, एक ग्रुप ऊपर रहेगा, एक ग्रुप नीचे रहेगा, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये बहुत बार आपके सामने आएगा। सेकंड में सीओएस कहां नहीं है बेटा, सीओएस ही तो है। अच्छा सेकंड में, हाँ सेकंड में डायगोनल पर क्लोरीन नहीं, इसीलिए सीओएस नहीं। हाँ मासिर ठीक है। यस, लिखवाए हुए स्टेटमेंट, डिसिमेट्री इज द मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। डिसिमेट्री इज द मिनिमम, dissymmetry is the minimum and sufficient condition for any compound to be optically active. For any compound to be optically active. हो गया, नोट कर लिए। अब आते हैं पीयूष जो बार बार कह रहा है, एक कदम आगे बढ़ जाते। अब हम लोग को सीखना है कायरल सेंटर और एटम क्या होता है। कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर और एटम क्या होता है। पहले कायरल सेंटर।
कायरल सेंटर, इसको असिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं। कायरल सेंटर, asymmetric center. All right. स्टार्ट करें, चलिए देखा जाए। ऐसे देखना होगा, कार्बन एटम ले लीजिए, sp3 पर मेनली चेक करने के लिए आता है। इन सभी में चेक करना होगा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डिसिमेट्री, ऑप्टिकल, एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डिसिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, जो मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। मैं आपको चेक करना सिखाता हूं। ये देखिए, मान के चलिए कि ये जो चारों मार्कर है ये एक ही कलर, कैप के कलर पर आपको नहीं जाना, ठीक है। और इस तरह से देखिए, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बेटा, और यही यहां पर बना हुआ है। इसमें देखिएगा, ये जो आपका ऊपर वाला है ये बोर्ड के प्लेन में, और ये जो लाल वाला है एक और, सॉरी, ये जो लाल वाला है ये भी बोर्ड के प्लेन में। ऐसे देखिए, ज्यादा अच्छा है, जो बना हुआ है वही मैं दिखा रहा हूं। ये बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो ब्लू है ये भी बोर्ड के प्लेन में। ये ग्रुप आपको बाहर जाते हुए बोर्ड प्लेन के, और ये ग्रुप आपको अंदर जाते हैं, और यही यहां दिखाया हुआ है। ये है, ये जो बोर्ड के प्लेन में है वो ये है, ये जो अंदर जाते हुए है वो ये है डैश पर, और ये जो ब्लू है बाहर आते हुए वो ओपन है। अब इसमें देखिए, चारों आइटम अगर एक ही चीज के हैं तो इसको इस प्लेन में काट दीजिए, बोर्ड के प्लेन में ही इसको काट दीजिए, तो ये कट जाएगा, इसको भूल जाइए। ये कट जाएगा, इसको भूल जाइए, बचेगा ये केवल एक ये और एक ये। तो बोर्ड के प्लेन में देखिएगा, ये कट जाएगा, आपको ये कट जाएगा, और एक ये कट जाएगा, बचेगा एक ये और एक ये। तो जितना दूर जाने पर हाइड्रोजन मिलेगा उतना ही दूर बोर्ड से मिरर से जाने पर ये हाइड्रोजन भी मिलेगा, जितना दूर जाने पर ये मिला उतना ही दूर जाने पर ये भी मिलेगा। यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ये वाला प्लेन जहां से काटे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से अगर इसको ऐसे काटे होते तो ये ऐसे कट जाता, और इधर देखिए क्या होता है आपको, ये और ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाता। बताओ यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? और कोई जवाब दो। है
तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ सबको यस आ रहा है, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसको खाली टिक कर दीजिए। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर है, टेट्राहेड्रल में एटम आपको यहां है, यहां है और यहां है, इसके नीचे कभी नहीं होगा। टेट्राहेड्रल में इसके इमीडिएटली नीचे कभी एटम नहीं आएगा, यहां तिरछे होगा, तिरछे होगा, तिरछे होगा, लेकिन कभी भी इसके नीचे नहीं आएगा। इसलिए टेट्राहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको कभी नहीं आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो वो डिसिमेट्रिक नहीं होगा, और जब तक डिसिमेट्रिक नहीं है तब तक वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही चीज आपको चेक करना है। तो ये सारा ऑपरेशन मैं देता हूं, उनके लिए करके देखिएगा। ये पहला है। दूसरा मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल, एंड मिथाइल, कार्बन, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी के लिए आप चेक करिए। इन सभी के लिए चेक करिए, आप करिएगा तो सीखिएगा। आप लोग मेरे जाल में फंस गए। यस, विजय सही पकड़ा। विजय सही पकड़ा। छवि आपका भी ठीक।
जुनैद आप करेक्ट हो। ऋषभ आपका गलत है, स्वीटी रानी आपका भी गलत है। चलिए देखा जाए। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो किसी में नहीं, पहले ही मैं कहा चुका। ठीक है, खाली प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेंगे, जवाब मिल जाएगा। अगर ये यस तो यहाँ नो हो, और अगर यहाँ नो तो यहाँ यस, इतने ही कर दो। देखो बेटा, अगर इसको बोर्ड के प्लेन में कट करते हैं, जिस तरह से एक मिथाइल बाहर आ रहा है उसी तरह से एक मिथाइल अंदर की ओर मिलेगा, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा नहीं, डिसिमेट्रिक ये नहीं होगा, और इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। तीसरा न्याय, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर किसी को नहीं लग रहा है तो गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन कार्बन को कट कर दीजिए, या सिंपली कार्बन 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 लेते हुए ऐसे कट कर दीजिए तीनों। कार्बन 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 लेते हुए बीच से ऐसे कट कर दीजिए, जितना ऊपर ये मिलेगा उतना नीचे ये, यानी हाइड्रोजन यहाँ भी, यानी इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मौजूद है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ही आया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसमें आइए, आपको दो क्लोरीन मौजूद है, शिखा तीसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर से देखिए शिखा, शिखा नहीं, आपको शिखा जहां मैंने कट कर सकते हो, कोई भी प्लेन में आप कट कर सकते हो, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई एक है और अगर आप उस प्लेन के बजाय दूसरे प्लेन में कट कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर उस मॉलिक्यूल में मौजूद है तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां से होगा, कुमुद सिखाए हैं ना कि ऊपर अगर ये एटम है तो इसके नीचे कोई एटम है क्या एग्जैक्टली नीचे, नहीं कभी नहीं है, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, क्या अभी भी थर्ड तक किसी को दिक्कत है, थर्ड तक किसी को अभी भी दिक्कत है? वेरी गुड कुमुद। अब आइए 4 और 5।
अब आइए 4 एंड 5। फोर में देखो, अगर हम एक काम करें कि फ्लोरीन, कार्बन एंड आयोडीन के प्लेन में इसको कट कर दो ऐसे तिरछे, फ्लोरीन, कार्बन एंड आयोडीन के प्लेन में तिरछे कट कर दो, तो इस प्लेन के जितना आगे जाके ये क्लोरीन है उतना ही इधर आके ये क्लोरीन एटम है, यानी इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और इसीलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अभी भी किसी को दिक्कत 4 में? अभी भी किसी को दिक्कत 4 में? अब आ जाइए 5 में। 5 में आप किसी भी प्लेन में कट कर लीजिए, since all 4 atoms are different and therefore it has no plane of symmetry at all, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये डिसिमेट्रिक है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा जब हो जाए तो हम करते क्या है इसमें? अगर ऐसा मिल जाए तो हम इसके बारे में बोलते क्या है? ऐसा जब कभी मिल जाए तो इसके बारे में हम बोलते क्या है? बोलचाल के भाषा में, क्वेश्चन के भाषा में क्या बोलते हैं? बोलते हैं मॉलिक्यूल इज काइरल। ठीक है, मॉलिक्यूल इज काइरल, जिसका मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। और इसमें ये कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं काइरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर, काइरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि sp3 कार्बन विथ all 4 groups different, sp3 कार्बन और NH with all 4 groups different, ये जब भी आएगा ये काइरल सेंटर होगा। क्या होगा? ये काइरल सेंटर होगा, स्टीरियो सेंटर होगा, यही आपको कहलाता है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्यों कहा जाता है वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, स्टीरियो सेंटर इसको क्यों कहा जाता है ये मैं कल आपको बताऊंगा। तो कुछ आज आप और सीख लिए, कुछ आज आप और सीख लिए। यस, काइरल सेंटर कितने हो सकते हैं ये सब का चर्चा कल हो नेक्स्ट क्लास में। और कोई दिक्कत? आज यहां पर क्लास रोकते हैं बेटा, ठीक है? इन सबको रिवाइज करके ही कल वाला क्लास करना, ठीक है? तो आपको फ्लो अच्छा लगेगा। थैंक यू